हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। आज मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूं वाक्य। और आज मैं वाक्य पे चर्चा करूंगा। आज मैं वाक्य को बताऊंगा। और मित्रों, मैं आपको एक बात बता दूं, आज तक आप अलग अलग शिक्षकों से वाक्य पढ़े होंगे, लेकिन आज मैं जो बताऊंगा वह जो होगा उन सभी शिक्षकों के बताए हुए वाक्य से अलग होंगे, क्योंकि मैं इसमें आपको कई नई नई जानकारी दूंगा और कई नई नई शब्दों को मैं बताने का प्रयास करूंगा। इसके परिभाषा को भी मैं उदाहरण के साथ बताने का प्रयास करूंगा। तो ये मित्रों, ये जो वीडियो है यह आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। और आप लोग हो सके तो इसे कॉपी पर नोट डाउन कर ले, ताकि आने वाले समय के लिए ये आपके पास सुरक्षित रहे। तो चलिए मित्रों, हम चर्चा करते हैं वाक्य पे। देखिए, ये क्या है? वर्ण। क्या है? वर्ण। और क म ल, क ल म, ये क्या है? वर्ण है। क्यों वर्ण है? देखिए मित्रों, ये क्या है? क अलग है, म अलग है, ल अलग है। यहां देखिए, फिर क अलग है, ल अलग है, और ये म क्या है? अलग है। जब ये वर्ड्स जो हैं अलग अलग रहेंगे तब तक यह वर्ण कहलाएंगे। अब देखिए, अब क्या है? शब्द। लेकिन जब इनको हम एक बंधन में बांध दे, एक लकीर के साथ जब इन्हें हम जोड़ दे, तो ये क्या हो जाएंगे? कमल। ये शब्द का रूप धारण कर लिए। और फिर इसको हम एक तरफ इधर से लिखे हैं, ये क्या है? और एक तरफ हम इधर से लिखने का प्रयास करेंगे, तो क्या होगा? ल म, और ये क्या हो जाएगा? क। अब देखिए, मेरे पास यहां दो बातें आती है। क्या? ये कि क्या किए, जब हम इधर से लिखे तो ये कमल बने, और जब इधर से लिखे तो ये क्या बने? लमक बने। तो मित्रों, ये जो शब्द होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? ये क्या बना? ये बना क म ल, यानी ये बना कमल। तो कमल क्या हुए? ये सार्थक शब्द हुए। कौन सा शब्द हुए? सार्थक शब्द हुए। और ये लमक, लमक क्या हुए? निरर्थक शब्द हुए। ये क्या हुए? निरर्थक शब्द। और ये क्या हुए? सार्थक शब्द। अब देखिए, सार्थक शब्द क्या है और निरर्थक शब्द क्या है, थोड़ी सी हम इस पे बातें कर लेते हैं। देखिए, वैसे शब्द जिसका अर्थ निकले उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। और ये निरर्थक शब्द क्या होते हैं? वैसे शब्द न जिसको हम सुने हैं, न जाने हैं, न देखे हैं, न उसका कोई अर्थ निकले, वैसे शब्द को हम क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। तो देखिए, ये क्या है? कमल। कमल क्या है? एक फूल का नाम है। यहाँ क्या है? लमक। लमक निरर्थक शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। अब देखिए, यहाँ क्या है? ये पद। और पद में देखिए, कमल का फूल। देखिए, ये क्या है? कमल का फूल। ये क्या है? पद है। और ये क्या है? पद है। और ये क्या है? पद है। यानी कमल का फूल, इसमें कुल मिलाकर 3 पद है। कमल एक पद, का 2 पद, और फूल 3 पद। तो देखिए, ये क्या है? कमल का फूल, 1 पद, 2 पद, 3 पद। तो ये क्या हो गया? कमल का फूल। अब देखिए, परिभाषा, यानी किसकी परिभाषा? वाक्यों की परिभाषा। वाक्यों की परिभाषा। तो देखिए, ये क्या है? वाक्य परिभाषा देखेंगे, ये क्या है? पद है। ये क्या है? पद है। और ये क्या है? पद है। यानी कि पदों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। क्या है मित्रों? वाक्य कहते हैं। देखिए, क्या है? वाक्य किसे कहते हैं? तो पदों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। एक परिभाषा इसकी हम इस तरह से भी दे सकते हैं, शब्दों के
सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। यानी पदों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं और शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अब जरा देखते हैं क्या कि ये जो शब्द होते हैं, ये जो वाक्य होते हैं, ये वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, यानी वाक्य के कितने अंग होते हैं। तो वाक्य के 2 अंग होते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है उद्देश्य। क्या होता है? उद्देश्य। और दूसरा क्या होता है? विधेय। क्या होता है? विधेय। अब देखिए, ये जो उद्देश्य है ये क्या है? ये वाक्य में, ये जो उद्देश्य है ये वाक्य में कर्ता के रूप में आते हैं। ये जो उद्देश्य जो है, उद्देश्य ये जो है ये वाक्य में कर्ता के रूप में आते हैं। यानी जब हम कोई वाक्य लिखते हैं और उस वाक्य में जो कर्ता होता है, जो काम को करता है, उसे हम उद्देश्य कहते हैं। और ये जो विधेय जो होते हैं, क्रिया या कर्म को हम विधेय कहते हैं। यानी कि वाक्य के 2 अंग होते हैं। एक क्या? उद्देश्य। और दूसरा नंबर क्या होता है? विधेय। तो जब हम कोई वाक्य लिखते हैं और उस वाक्य में जो कर्ता होता है, जो काम करने वाला होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। और उस वाक्य में जो क्रिया होता है या कर्म होता है, उसे हम क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। तो ये जो उद्देश्य है और विद्देश्य, ये क्या है? विधेय है। इसे हम क्या कहते हैं? वाक्य में कर्ता के लिए उपयुक्त होने वाले शब्दों को हम उद्देश्य कहते हैं। देखिए, वाक्य में कर्ता के रूप में, कर्ता के रूप में प्रयुक्त शब्दों को उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य कहते हैं। और देखिए, ये अब किसका? विधेय का। वाक्य में क्रिया या कर्म के रूप में प्रयुक्त शब्दों को विधेय कहते हैं। विधेय कहते हैं। अब देखिए मित्रों, मैं अब कुछ सीटेट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करूंगा। मित्रों, मैं आप लोगों के बीच कुछ सीटेट से संबंधित प्रश्न लेकर आया हूं। तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं। क्या है? सम VVI क्वेश्चंस फॉर सीटेट, यानी सीटेट के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। और मित्रों, यह आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। तो आप लोग इसे ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। देखिए, प्रश्न नंबर 1, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है। देखिए, जब बच्चे आपके विद्यालय में, जब आपके कक्षा में पढ़ने जाते हैं, तो वे अपने साथ कुछ न कुछ भाषा का अनुभव लेकर जाते हैं। तो उस परिस्थिति में आपका कर्तव्य क्या बनता है? आपका कर्तव्य क्या होगा? आप क्या करेंगे? तो यहाँ जो प्रश्न है, यह प्रश्न कह रहा है कि बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है, यानी इसका क्या अर्थ है। तो देखिए, बच्चे के भाषाई अनुभव को कक्षा के बाहर रखा जाए। देखिए, ये क्या है? निगेटिव बिंदु है। क्या निगेटिव बिंदु है? कि बच्चे की जो भाषाई अनुभव है उसको हम कक्षा से बाहर रखेंगे। बच्चों को उसकी जो भाषा का अनुभव है उसे हम वहां शेयर नहीं करने देंगे, उसको उस भाषा में बातचीत नहीं करने देंगे। ये निगेटिव बिंदु है, ये सबसे पहले गलत हो जाएगा। क्योंकि बच्चे की जो अनुभव है उसे हम क्लास से, कक्षा से बाहर नहीं रख सकते हैं।
ये है दूसरी बिंदु क्या है, बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाए। देखिए ये क्या है, न, ये क्या है, पॉजिटिव आंसर है और इसका जवाब क्या दे रहा है, नकारात्मक में, निगेटिव में, तो ये न आ गया, इसलिए ये आपका क्या हुआ, ऑप्शन गलत हो गया। यानी बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाए। जब बच्चे आपके विद्यालय में जाएंगे, आपके कक्षा में जाएंगे, तो क्या आप उन्हें बोलने चालने का भी अवसर नहीं देंगे, उन्हें बोलचाल की भाषा आप नहीं देंगे, उन्हें आप नहीं सिखाएंगे, ये कदापि आप नहीं करेंगे। बच्चों के साथ ऐसा करना ही नहीं है। तो आपका यहाँ ऑप्शन क्या होता है, ये गलत हो जाता है। बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, बच्चों की बोलचाल की भाषा क्या किया जाए, सुधारा जाए। नहीं, ये जो सुधारना जो है ये कभी नहीं करे आप। बच्चों की भाषा की बोलचाल को सुधारा जाए नहीं, जब बच्चा बोलेगा, सीखेगा, वह बोलते बोलते, सीखते सीखते वह भाषा सीख लेगा, आपको सुधारने की जरूरत नहीं है। अब देखिए चौथा नंबर क्या है, बच्चों के भाषाई अनुभव का उचित, वाह कितना सुंदर शब्द है, उचित प्रयोग किया जाए। जो बच्चे आपके विद्यालय में अपनी भाषा का अनुभव लेकर आए हैं, तो उनके साथ हमें क्या करना है, उनकी भाषाओं के जो अनुभव है, उस अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए। क्या किया जाए, उचित प्रयोग किया जाए। तो इसका सबसे बेहतरीन ऑप्शन आंसर क्या होगा, बच्चों के भाषाई अनुभवों को उचित प्रयोग किया जाए। यानी बच्चों का जो भाषा का जो अनुभव है उसका हम उचित प्रयोग करें। अब देखिए ये क्या है, प्रश्न नंबर 2, हिंदी भाषा की शिक्षा का यह प्रयास होना चाहिए कि वे, मान लीजिए कि आप हिंदी के शिक्षक हैं, ठीक है, तो आपका प्रयास क्या होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये जो प्रश्न है उसको आप अपने ऊपर लेकर आप सपोज कीजिए कि आप ही उस कक्षा में शिक्षक हैं और आप अपने आप को वहां शिक्षक बना लीजिए, तब इस प्रश्न का जो आंसर है वह आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो मान लीजिए क्या है, हिंदी भाषा की शिक्षा का यह प्रयास होना चाहिए कि, यानी मान लीजिए कि आप कक्षा में हैं और आप हिंदी भाषा के शिक्षक हैं, तो आपका क्या प्रयास होना चाहिए। देखिए बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर देना चाहिए। हाँ ये सही है, आप किसी भी बच्चे को भरपूर अवसर दे, लेकिन यहाँ आपको क्या किया, एक बंधन में बांध दिया। और कौन सा बंधन, कि बाल साहित्य ही पढ़ने का, यानी बच्चे को सिर्फ बाल साहित्य पढ़ने का भरपूर अवसर दिया जाए तो नहीं। यह भरपूर अवसर जो था ये काफी अच्छा सेंटेंस था, बहुत बढ़िया ये वाक्य था, शब्द था, लेकिन ये जो है बाल साहित्य जो है ये आपको क्या किया, संकुचित कर दिया। तो केवल हमें बच्चों के बाल साहित्य पढ़ने का भरपूर अवसर नहीं देना चाहिए। ये क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि यहाँ केवल बाल साहित्य पढ़ने की ही बातें की जा रही है। दूसरी बिंदु देखिए, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को पढ़ने की अवसर दे। हाँ ये अच्छी बात है, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को पढ़ने की अवसर देना चाहिए। हाँ बच्चों की क्या करना चाहिए, उसकी भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को पढ़ने की अवसर देना चाहिए। ये ऑप्शन ठीक लग रहा है, लेकिन आगे वाले ऑप्शन पे भी बातचीत करते हैं। देखिए तीसरी बिंदु क्या है, बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी को ही, देखिए हिंदी को ही कक्षा में स्थान दे। क्या है, यहाँ क्या कर रहा है, बच्चों की जो मातृभाषा है उसको आप हटाकर उसके जगह पर हिंदी भाषा को ही आप स्थान दे। तो जैसे ही एक भाषा में आपको बांध देता है, वह प्रश्न जो है हमेशा गलत होता है। तो ये क्या है, बच्चों को उसकी मातृभाषा का अवसर देना चाहिए कि बच्चे जो है क्लास में, वर्ग में, कक्षा में मातृभाषा का उपयोग कर पाए। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है
कि बच्चों की मातृभाषा को हटाकर और इसके जगह पे हिंदी का ही प्रयोग किया जाए, तो ये क्या है, ये ऑप्शन सही नहीं है। आप शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे, उस लिहाज से ये सही नहीं है। अब चौथा नंबर क्या है, बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। देखिए ये क्या है, मानक भाषा का ही कहने का अर्थ कि जोड़ दे रहा है कि आप मानक भाषा का ही प्रयोग करेंगे, उसके अलावा दूसरे किसी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहां भी क्या कर दिया जा रहा है, संकुचित कर दिया जा रहा है, केवल उसके मानक भाषा पर ही ध्यान दिया जा रहा है। इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि क्या है, ये एक बंधन में बांध दे रहा है। तो आपका सबसे बेहतर, सबसे अच्छा आंसर ऑप्शन कौन सा होगा, बच्चों की भाषा संबंधित सहज रचना शक्ति को पढ़ने की अवसर देना चाहिए। ओके, देखिए अगर आपका ये नहीं होता, 2 नंबर नहीं होता, तो आपका 1 नंबर सही हो जाता। केवल ये क्या बाल साहित्य की बात की है तो क्या है, लेकिन ये पढ़ने का भरपूर अवसर दे रहा है। ये 3 नंबर और 4 नंबर ऑप्शन से ये अच्छा है। तो अगर आपका 2 नंबर ऑप्शन नहीं होता तो उसके बाद आपका क्या होता है, 1 नंबर आंसर सही होता। लेकिन देखिए भाषा, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि बच्चों की भाषा संबंधित सहज रचना शक्ति को पढ़ने की अवसर दे। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन क्या कर रहा है, भाषा आकलन। भाषा को हम क्या करेंगे, आकलन करेंगे। आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं। देखिए आप क्या है, एक शिक्षक है और बच्चों के भाषा आकलन करना है। कौन सा बच्चा कितना भाषा सीखा, इसकी आकलन आपको करना है। और इस आकलन में देखना है, यहां देखिए आप सवाल को अच्छी तरह से देखिए। कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे, ठीक है, सबसे क्या है, कमजोर मानते हैं। इसको ध्यान देना है मित्रों। अगर आप कमजोर पर ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है आपका आंसर क्या हो जाए, गलत हो जाए। तो कह रहा कि कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं, यानी कि इसमें कौन सा सवाल है जिसमें कम से कम शब्दों का, वाक्यों का उपयोग किया जा रहा है। जिसमें जितना ज्यादा वाक्यों का, शब्दों का उपयोग किया जाएगा वह आंसर क्या हो जाएगा, सकारात्मक होगा, और कमजोर के लिए वह नहीं होगा। और जिसमें सबसे कम शब्दों या वाक्यों का प्रयोग किया जाएगा वही इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। चलिए तो ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा, वह क्या खरीदा, चिमटा खरीदा या कुछ भी खरीदा, चिमटा खरीदा। सपोज कीजिए चिमटा खरीदा। इसमें 2 शब्द जो है, चिमटा खरीदा, यहाँ 2 शब्दों का उपयोग किया गया है, ठीक है। दूसरा नंबर देखिए, केशव शब्द से क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों को लिखो। देखिए केशव सबसे क्या कहता होगा, यानी अपने मित्रों से क्या कहता होगा कि मैं ईदगाह जाऊंगा, मैं ईद के मेले पे जाऊंगा, मैं ये खरीदूंगा, मैं वो खरीदूंगा, मैं ऐसे जाऊंगा, मैं वैसे जाऊंगा, मैं पापा के साथ जाऊंगा, मैं मम्मी के साथ जाऊंगा, या मैं अब्बा के साथ जाऊंगा, मैं अम्मी के साथ जाऊंगा। यानी उसके शब्द को जब आप देखेंगे तो यहाँ बहुत सारे शब्द बन सकते हैं, और जब आप उसके जगह पे होकर कल्पना करेंगे तो हो सकता है आप बहुत अधिक शब्द बना ले, बहुत अधिक वाक्य बना ले। तो ये क्या है, इसमें इसका कोई अंत नहीं है, अधिक से अधिक बनाया जा सकता है। देखिए ये बिंदु नंबर 3, यदि इला, इला क्या है, एक नाम है, ये एक लड़की का नाम है, तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी। देखिए इला जब आपके विद्यालय में आएगी और पहली बार आएगी तो उसे कई कामों में दिक्कत होगी।
जैसे सबसे पहले शिक्षक की बात को, शिक्षक की एक्टिविटी को उसे समझने में दिक्कत होगी। फिर उसकी जो सहपाठी है उससे बात करने में उसे दिक्कत होगी। फिर वह जो प्लेग्राउंड है वह प्लेग्राउंड से संबंधित उसे दिक्कत हो सकती है। फिर ये जो शौचालय है उससे संबंधित उसको दिक्कत हो सकती है, यानी कई कामों में उसे दिक्कत हो सकती है। तो ये क्या है, 1 नंबर से ज्यादा इसमें हम शब्दों का प्रयोग करेंगे। फिर देखिए ये क्या है, 4 नंबर, अपने दोस्तों से पूछ कर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। अब देखिए जब आप अपने दोस्तों से पूछेंगे कि आपको किस किस बात से दिक्कत होती है, घबराहट होती है, तो दोस्त है लंबी चौड़ी क्या करेंगे, अपनी बात को रखेंगे। तो इसमें भी अधिक से अधिक शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है। देखिए 4 नंबर में अधिक से अधिक शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है, 3 नंबर ऑप्शन में अधिक से अधिक शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है, 2 नंबर ऑप्शन में अधिक से अधिक शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन 1 नंबर जो है, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा, इसमें बहुत ही कम शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसीलिए आंसर क्या होगा, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। और प्रश्न आपका क्या था, कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं। तो सबसे कमजोर सवाल क्या है, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। जब आप पूछेंगे कि हामिद ने मेले से क्या खरीदा, तो बच्चा खड़ा होकर बोलेगा चिमटा खरीदा, दादी अम्मा के लिए चिमटा खरीदा या कुछ भी खरीदा, बस इतना बोल के बच्चा बैठ जाएगा। लेकिन बाकी ये जो 3 ऑप्शन जब उससे पूछेंगे तो बच्चे क्या करेंगे, अधिक से अधिक शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 4, कौन सा शब्द युग्म शेष से भिन्न है। देखिए बहुत सुंदर बातें हैं ये, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं सीटेट के एग्जाम में, तो आप इसे ध्यान से देखिए। क्या है, भारी भरकम, क्या है, भारी भरकम, पशु पक्षी, माता पिता, दिन रात। अब इसमें क्या कर रहा है, कौन सा शब्द युग्म जो है कि भिन्न है, यानी अलग है। इसमें 3 शब्द युग्म जो है एक दूसरे के समानार्थी है, एक दूसरे के जैसा है, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जो बिल्कुल इन तीनों से अलग है। तो यहां देखिए दिन रात, इसको हम ऐसे भी दे सकते हैं, दिन का उल्टा क्या होता है, रात। माता पिता, माता का उल्टा क्या होगा, पिता। और यह क्या है, पशु पक्षी, पशु का उल्टा क्या होगा, पक्षी। लेकिन यहाँ क्या, भारी भरकम, भारी का उल्टा जो है भरकम नहीं होता है, हल्का होता है। मित्रों आप लोगों के लिए एक मेरा प्रश्न है और बेहतरीन प्रश्न है, पैर शब्द का समानार्थी नहीं है, यानी पैर शब्द का समानार्थी नहीं है। इसमें कौन ऐसा शब्द है जिसका अर्थ पैर नहीं होता है। तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करें। और पिछले वीडियो में जो हमने प्रश्न पूछा था उसका सही आंसर देने वाले का नाम है आनंद जी, वीर, सुगंधराज। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।